अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। सबसे पहले साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की बात कर लेते हैं, जिन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं है जब मैं लॉन्ग मार्च की कॉल का ऐलान दूंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि एक तरफ मुल्क की पूरी जमातें मौजूद थी, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और कौम ने यह वाज़ेह कर दिया कि वो किसके साथ है। लेकिन सबसे पहले तो मैं तारुफ करवाती चलूँ, मेरे साथ पैनल में जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, पीजे मीर साहब मौजूद हैं और नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। लेकिन सबसे पहले इफ्तिखार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत को गिरा सकते हैं? बिल्कुल। अगर ये मंसूबे में उनके साथ उनके साबिक 3 जो सरबराह रहे हैं एक एजेंसी के का तावन अभी भी मौजूद है और वो उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है किसी भी एक स्टेबल गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने का, और इमरान उनके हाथों में मुकम्मल तौर पे वैसे ही खेल रहा है, तो ये मुमकिन है। इसका ये तरीक़ाकार है कि ये एक पुराना तरीक़ाकार है कि शहरों को आप मफलूज कर दें, बड़े शहरों को। जब आप बड़े शहरों को मफलूज करते हैं तो सरमायादार मुतासर होता है, वो चीखता है कि मुझे नुकसान हो रहा है। बैंक्स बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, मार्केटों में हंगामा हो जाता है, माएँ अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूलों की तरफ भागती हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के लड़के उनको समझ नहीं आती अब क्या करें, किधर जाएं। ये एक क्राइसिस को क्रिएट करने की ट्रेनिंग हो चुकी है। इस पे अमल माजी में पाकिस्तान के अंदर हुआ है और ये एक आज़मूदा नुस्खा था, PNA की तहरीक में इन्होंने सीखा। उनका ये ख्याल है कि PNA की तहरीक का ये नुस्खा अब दोबारा दोहराया जा सकता है। उस पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन जुर्रत नहीं उनकी पड़ी डेट देने की, क्योंकि उनको यकीन नहीं है कि सस्टेन कर पाएगी। PNA की तहरीक के कायद बहुत बड़े लोग थे, उनके साथ आवाम की एक अक्सरियत इसलिए थी कि एक इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के विद इन नो टाइम, अभी रिज़ल्ट आ रहे थे इंतखाब के कौमी असम्बली के, तो उन्होंने सूबाई असम्बली के बाईकाट का ऐलान कर दिया। मोटिवेशन वाज ऑलरेडी देयर, लोग सड़कों पे पहले तैयार थे, लोग पोलिंग स्टेशनों के से बाहर नाराज़गी का इजहार कर चुके थे। लेकिन वो भी जनाब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई सस्टेन नहीं कर पाए। बैंक लूटे गए, लोग मारे गए, घर जलाए गए, गिरफ्तारियां हुई, जुल्म हुआ, फौज को भी बुलाया गया, ये रेंजर्स आई, पुलिस पीछे हट गई। तो उनको सामने रख के उस सारी मामलात को मैं नहीं मानता कि ये हुकूमत को गिरा सकते हैं, एक बात। और अगर आज इस तरीके से हुकूमत गिराई गई तो फिर पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। आज ये गिराएंगे, 6 महीने के बाद और दूसरी पार्टी इतनी ताकत इकट्ठी करके आएगी, वो ऐसे करेगी। पहले शहरों में हंगामे, स्कूलों में हंगामे, कॉलेजों में हंगामे, स्टॉक एक्सचेंज में हंगामे, बिजनेस को तबाह बर्बाद करो और गैर मुल्कियों को मौका दो ये कहने का कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, सो वो जो मदद कर रहे हैं आपकी, वो किसी किस्म की कोई मदद ना करें। दैट कैन बी a game plan. Yes, that can be a game plan, but it will not change the basic structure of the constitution and the parliament. ठीक है, पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं, मुमकिन तौर पर इस बात के कितने इम्कानात हैं कि लॉन्ग मार्च के जरिए इमरान खान हुकूमत गिरा सकते हैं और इसका टाइम फ्रेम क्या होगा? देखिए, इसके 2 पहलू हैं। एक तो लॉन्ग मार्च जब आप करते हैं, इसकी नोयत क्या है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और फिर आपने देखना है उसके बाद कि ये कितना आपको डिस्टेबलाइज करता है। आपके पास पॉइंट्स हैं। ये एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट होगा कि जब आपने कहा है कि मुल्क और जो गवर्नमेंट्स हैं वो थ्रू दिस रूट जाए, फिर इंटरनेशनल मार्केट में आप पे कोई ट्रस्ट नहीं रहेगा कि अगर आपने हुकूमतें इस तरह गिरानी शुरू कर दी। ये क्या वजह है कि साउथ अमेरिका के अंदर कोई गवर्नमेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि इस तरह ही उड़ती हैं गवर्नमेंट्स और इसी तरह आती हैं, इस तरह जाती हैं। अब बात आती है उसके साथ जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऐसे एनवायरनमेंट में नहीं आती। लोग डरते हैं कि अगर हुकूमत कल चली जाए हमारा क्या होगा। आपके पास 2 एग्जांपल्स हैं, सीपेक के हैं और रेकेडेक के हैं। अब ऑब्वियसली आपने देखा कि हमारे पास हमें कितना बड़ा फ़ाइन हुआ। थैंक गॉड कि वो फ़ाइन इस वक्त इसको आप कह लो कि वेव कर दिया या एडजस्ट कर दिया, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट इसके साथ साथ होती है। फिर उसके बाद
मार्केट्स जो हैं उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता ऐसी सूरत हाल के अंदर। सर तो मैं समझता हूँ, आई एम वेरी सॉरी टू इंटरप्ट, मगर सर क्या इमरान खान हुकूमत गिरा सकते हैं लॉन्ग मार्च के देखिए जरिए? बात सुने, ये इस तरह नहीं होता है, लेकिन द क्वेश्चन हेयर इज आप उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी तो देखें ना। नेगेटिव पॉइंट जो मैंने आपको बताया, गिरा दें हुकूमत, मैं कहता हूँ गिरा दें। तो ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, दीज विल बिकम इफेक्टिव। हमने इन चीज़ को देखना है। इट इज़ नॉट वेदर इमरान हुकूमत गिराता है या बनाता है, जो करता है आपने मुल्क को देखना है, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं देखना। पाकिस्तान कम्स फर्स्ट प्लीज़। It is not political party, not PDM, not PTI, not anybody. It is Pakistan. That is what we need to see. और उसके बाद जब आप एक lack of trust हो जाता है international markets के अंदर, let me tell you, सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या कहाँ से आएगा आपको? फिफ्थ कॉलमिस्ट से। आपको पता है ना फिफ्थ कॉलमिस्ट? यस, सर बताएं। ये फिफ्थ कॉलमिस्ट जो है ये आपके ये अंदर दाखिल हो जाएंगे, अंदर आपके दाखिल हो जाएंगे। एंड आप देन देखिए बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है। Yes. और एग्रीवेट हो जाएगी। Yes. आपके सवाल तक लोग आ गए हैं। ये मतलब आप क्या करना क्या चाहते हैं? कमाल है। एंड दिस इज व्हाट विल हैपन। सो आपका जो सवाल है क्या हो जाएगा, वी होप नॉट, बिकॉज इफ यू डू वेल दीज आर द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ यू। अरे लेट मी टेल यू, गिरा सकते हैं। गिराने के बाद गोश्त सस्ता हो जाएगा, चीनी सस्ती हो जाएगी, Yeah, दालें exactly. सस्ती हो जाएंगी, Obviously अंडा not. सस्ती हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो जाएगा, गवर्नेंस अच्छी हो जाएगी। ये भी तो सवाल आते हैं ना। ठीक है नवीद साहब, इमरान खान के पास ऑप्शंस क्या रह गई हैं? देखिए, ऑप्शन तो उनके पास यही है कि कोई दरमियानी रास्ता निकले, जो वो निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिस गुफ्तगू में उन्होंने ये कहा है कि मैं अक्टूबर में कॉल दे दूंगा, यकीनी तौर पर उसमें भी उनका जो लव लहजा है वो उसी जानब मायल था कि कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। धरने के ज़रिए हुकूमत गिराना इसलिए भी मुश्किल है कि रियासत की जो ज़मानत देने वाले दायमी इदारे हैं, अगर इस तरह से हुकूमत गिर जाए तो वो भी तमाशा बन जाएंगे। वहाँ ना कोई नज़्म नस्क रहेगा, ना उनका कोई कंट्रोल रहेगा। और ये खुशफहमी या गलत फहमी कहना ये दूर हो जानी चाहिए कि इदारे कमज़ोर हो गए हैं। इदारों का मुकम्मल कंट्रोल है। ये अलग बात है कि अब उनकी बर्दाश्त की जो लिमिट्स हैं वो बढ़ गई हैं। तनकीद भी होती है, वो सुन लेते हैं, लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग बुरा भला कह रहे हैं, वो सुनते जा रहे हैं। कमज़ोर वो किसी पहलू से नहीं है, ये बिल्कुल खाम ख्याली है। अच्छा, इमरान खान साहब को भी पता है कि ये आखिरी कार्ड है। वो 6 की बजाय 60 नशीस्तें अकेले जीत जाएँ, वो 50 की बजाय 500 जलसे कर लें। ये सहूलत कार्ड है जी हाँ, सहूलत कार्ड कह लें। तो उनको भी पता है इमरान खान साहब को कि अगर मैंने इसको यूज़ किया तो उसका नतीजा अगर नाकामी की सूरत में निकला, जो यकीनन नाकामी की सूरत में निकलेगा, तो फिर क्या होगा। इसलिए आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें वो भी दे रहे हैं और हुकूमत भी दे रही है। फैज़ाबाद धरना केस में मिस्टर जस्टिस काजी फायजी साहब और मिस्टर जस्टिस मुशीर आलम पर मुश्तमिल जो डीवी था, डिवीजन बेंच जिसे कहते हैं, 2 रुकनी बेंच, वो पैरामीटर्स भी तय कर चुका हुआ है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तौहीन अदालत की दरखास्त भी इसी हवाले से 25 मार्च के एहतजाज के हवाले से वो चल रही है। पैरामीटर्स भी तय हैं। तो इसमें मामला सिर्फ सियासी जमातों का नहीं है। लेकिन यहाँ मैं आपको खबर ब्रेक कर दूँ। खबर ये है कि चूँकि एक अफरा तफरी और अदम एतमाद की फिजा है, PDM ने अपने पार्टी कारकुनों को कहा है कि अगर धरने के दौरान कोई ऐसी सूरत पैदा होती है जैसी 2014 में हुई, कुछ रियासती इदारों पर हमले हुए और एक अफरा तफरी की कैफियत थी, तो फिर हम आपको कॉल दे देंगे, आपने भी इस्लामाबाद आ जाना है। यानी कि जो जत्थों पर जत्थे आने का मंजर है, अव्वल तो मैं तो करता हूँ ऐसा नहीं होगा। अगर वो सूरत हाल पैदा हुई तो PDM ने अपने वर्कर्स को बाकायदा कन्वे कर दिया है कि 1 दिन के नोटिस पर आपने इस्लामाबाद की जानब चल पड़ना है। सर यानी तो जत्थों पर जत्थे आएंगे। पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर स्टेक पर लगा दिया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि रियासत के दायमी इदारे हैं वो ऐसा नहीं होने देंगे। ये मसला उनका है, ठीक है, उनकी बका का भी मसला है, उनके डिसिप्लिन का भी मसला है। उन्हें बीच में आना पड़ेगा और वो रास्ता निकालेंगे। मैं वही बात कह रहा हूँ ना सर, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इट वाज टू लेट इन जुलाई देन। सर ये दायमी इदारे मेरे नज़दीक तो एक पार्लियामेंट ही एक मुअस्सर जगह है जहाँ पर ये तमाम मामलात को देखा जाए। देखें, हमें ये देखना होता है कि एक गुफ्तगू हम जो कर रहे हैं बैठ के यहाँ पर डिजोरो, एक डिफेक्टो है। ज़मीनी हक़ाइक़ से आप नजरें नहीं चुरा सकते। वो उसके मुताबिक ही धरने होते हैं। सीधी सी बात है, 2014 का जो धरना था, जाहिर है वो स्क्रिप्टेड था सारा। उससे पहले ही जिस तरह से चीज़ें मीडिया में चली गई, बाकी मामला हुए, फिर कोर्ट के अंदर मामला गए, सारा स्क्रिप्ट था। सर जावेद साहब आपकी तरफ आती हूँ। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब बात तो करें, अक्टूबर में तारीख का ऐलान करेंगे, अब तो हुकूमत भी कह रही है कि तारीख दे दें, तो क्या खान साहब तारीख देंगे? बिल्कुल, देखें जो इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी बनती जा रही है, और जिस तरह चौधरी साहब ने भी बिल्कुल ठीक इशारा किया है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो हमारे
अदारे हैं वो सब इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन में फंसते जा रहे हैं जहां से मिल बैठकर फैसला करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बच रहा। पॉलिटिकल पार्टी ज़िद पर आ गई हैं और पॉलिटिकल जो आपका खलफशार इस हद तक आगे चला गया है कि आगे चल के अगर धरने की कॉल होती है तो कारकुन भी आमने सामने हो सकते हैं, और अगर ये ना भी हुआ तो कल किसी की भी हुकूमत आएगी तो वो एक रास्ता बन जाएगा, एक तरीका निकल आएगा, तो स्टेबिलिटी फ्यूचर के अंदर भी स्टेक पे चली जाएगी। तो इसलिए बेहतरीन हल हमेशा वही होता है जो इस वक्त हो रहा है, क्योंकि जब भी मुल्क में इस तरह के क्राइसिस आते हैं हमेशा बैकडोर गुफ्तो शनीद चल रही होती है कहीं ना कहीं। और जिस तरह हम पाकिस्तान की सियासत को देखते हैं, हमारे अदारे जिस तरह हमेशा, जिस तरह चौधरी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि इतने कमज़ोर नहीं हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को टेबल पे ना ला सकें, वो बातचीत चल रही है। सर आपने शेख रशीद का बयान सुना है? शेख रशीद कहता है कि बैकडोर मामला कभी भी कामयाब नहीं होते। आ रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात। नहीं कामयाब होते क्यों ना होते, अगर कामयाब ना होते तो आज ये सिचुएशन कॉल भी आ चुकी होती और इस वक्त बड़ा कुछ और भी हो चुका, गिरफ्तारियां भी हो चुकी होती। अगर कॉल नहीं आ रही, गिरफ्तारियां नहीं हो रही, अगर थोड़ी सी चीज़ें आपको नॉर्मलाइज होती नज़र आ रही हैं, नॉर्मल नज़र आ रही हैं, तो उसके पीछे यही है कि बैकडोर गुफ्तो शनीद हो रही है। और आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपकी 2 दिन पहले जो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है और जो कल कोर कमांडर्स मीटिंग हुई है, डेफिनेटली एवरीवन इज़ कंसर्न कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और इकोनॉमिक सिचुएशन है, सैलाब के बाद हम पॉलिटिकल खलफशार अफोर्ड नहीं कर सकते, हम धरना अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हुकूमत गिर नहीं सकती ना, हुकूमत मफलूज हो सकती है। तो मफलूज भी आज की सिचुएशन में हमें गवारा नहीं है। तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो बैकडोर गुफ्तगू हो रही है वो किसी न किसी नतीजे पे पहुंचेगी, और इसलिए कॉल को भी डिले किया जा रहा है और इसलिए बाकी मामलात को भी स्लोली लेके चला जा रहा है। और जो अभी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है कि ग्राउंड रियलिटी को हमने अपने टॉक शोज और कहीं भी उसको इग्नोर नहीं सर, ग्राउंड रियलिटी यही है ना। इमरान खान, अभी एक ब्रेक पर चलते हैं जिसके बाद हम बात करेंगे कि इस सियासी MQM कहां पर मौजूद है। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। MQM का मुस्तकबिल सवालिया निशान बन गया है। ये वो जमात है जिसके कॉल पर पूरे का पूरा शहर बंद कर दिया जाता था, लेकिन अब ये जमात बुरी तरह से शिकस्त से दो चार हो गई है। ना सिर्फ ये बल्कि अवामी मैंडेट भी खो बैठी है। तो सबसे पहले पीजे मीर साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या MQM का टाइटैनिक दोबारा से सतह पर आ सकेगा? यहाँ हर चीज़ पॉसिबल है। मैं 2 एग्जाम्पल्स देता हूँ। आपने नवाज शरीफ को राइट ऑफ कर दिया, वो आ गया। आपने बेनज़ीर को राइट ऑफ कर दिया, वो आ गई। तो यहाँ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल एट ऑल। ये वंडर्स हैं हमारी यहाँ पॉलिटिक्स पाकिस्तान की। सो MQM को अगर आप कहते हैं कि बिल्कुल आउट है, नो। सो द क्वेश्चन है राइजेस कि वहाँ एक सिचुएशन है। जो अब आपने MQM की बात की है, अभी भी राब्ते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, राब्ते हैं, राब्ते रखेंगे। सो क्वेश्चन उठता है यहाँ कि अगर तो ये बात हो रही है, तो फिर लंदन में नवाज शरीफ से क्यों नहीं मिलते? कोई मुलाकात नहीं हुई है वहाँ ना, थिंक अबाउट इट। अगर यहाँ ये स्पेकुलेशन दे रहे हैं तो नवाज शरीफ नोज व्हाट्स द रियल पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री। सो वहाँ बात नहीं हो रही है। आई थिंक ये जब सिग्नल्स क्लियर होंगे, ये जिस तरह इफ्तिखार साहब ने पहले बताई बात, ये सिग्नल पे डिपेंड करता है कि कौन से ट्रैक पे कौन सा सिग्नल चलेगा और कौन से ट्रैक पे कौन सा सिग्नल बंद होगा। तो ये जब तक का क्लियर नहीं होगा, ये बाकी रिटॉरिक्स है। मैंने तो देखा हुआ MQM को प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर कि हमारे बंदे वहाँ से निकाल दो जी FBR से, क्योंकि वो कस्टम्स में है, ये है, वो है। और मैं बल्कि कोट कर देता हूँ, शौकत अजीज़ साहब ने कहा इसको अब्दुल्ला यूसुफ को, चेयरमैन FBR देन, कि हाँ अब्दुल्ला इनको निकाल दो लेकिन फाइलें खुली रखो। सो ये काम चलता रहता है क्योंकि पॉलिटिकल मोटिवेशन होती है, क्योंकि वो हमेशा जब भी गवर्नमेंट में आते हैं MQM, लेट मी टेल यू, हमेशा हर गवर्नमेंट को वो ऐसा थ्रेट करते हैं कि गवर्नमेंट इज़ ऑन द वर्ज ऑफ अ कोलैप्स। सो आई थिंक इस चीज़ को भी हमने नज़र रखना है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, कि इनका क्या रोल रहेगा आगे। क्या विल दे चेंज, विल दे अडेप्ट, विल दे अडॉप्ट, और या क्या उनकी डिमांड वही होगी कि पोर्ट एंड शिपिंग हमको दो और ये भी मिनिस्ट्री हमको दो। तो ये जो एंगल्स हैं, आई थिंक मुनीसा, दे नीड टू बी कंसिडर्ड। इफ्तिखार साहब, मैं चाहूँगी, पीजे मीर साहब ने दबे लफ्ज़ों में एक बात की है कि MQM के राब्ते तो जारी हैं। किसकी जानिब निशानदही कर रहे थे?
देखिए, ये हर आदमी का हर जगह रब्ता होता है। मेरा रब्ता अपने SHO के साथ होता है क्योंकि मैंने उस इलाके में रहना होता है। तो जो लोग ये सियासत करते हैं, इनका रब्ता पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी होता है, बिकॉज हमने पीसफुली ज़िंदगियाँ गुजारनी होती हैं। यही ग्राउंड की हकीकतें हैं और रियलिटी हैं। और फिर इनके तो राब्ते बहुत अच्छे रहे। तो इनको पैदा करने में भी बहुत मेहनत की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम को ख़त्म कर दिया जाए, सॉरी JUP को ख़त्म कर दिया जाए कराची से। बहुत मेहनत की गई और एक नया नारा दिया गया और इनको इस्तेमाल किया गया। ये हुआ। अब इस अगर ये कहना है कि ये टाइटैनिक एक दफ़ा डूब जाए तो टाइटैनिक दोबारा उभरता तो नहीं है, लेकिन टाइटैनिक में किताबें ज़रूर लिखी जाती हैं, स्टोरीज आती हैं, फिल्में बनती हैं, ये ज़रूर होगा। मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती कि ये टाइटैनिक दोबारा इकट्ठा होगा। ईगो का मसला है। इसमें से तीनों कैरेक्टर जो पाकिस्तान में हैं, मैं नहीं करूँगा, जो तीनों कैरेक्टर पाकिस्तान में, मैं इनको पर्सनली जानता हूँ। इनके साथ मेरी घंटों डिबेट रही है मुख्तलिफ इशूज़ पे। इनमें वो सलाहियत नहीं है कि ये इकट्ठे एक टेबल पे बैठ के MQM को इकट्ठा कर सकें। ये बिल्कुल मैं आपको वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ। और ब्लैकमेल करने की पावर है लंदन में। जब वो कहते हैं कि वोट ना डालो तो वोट नहीं पड़ता, तो वो कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी बारगेन को, जो पोजीशन है, बारगेनिंग पोजीशन, वो बढ़ा रहे हैं। ये क्या कहानी है? हमारा मुतालबा नहीं मानते, हमारा मुतालबा नहीं मानते। आज पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जनाब पहले मरदमशुमारी कराई जाए, नोइंग वेरी वेल कि मरदमशुमारी कोई खेल नहीं है। इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ ए डे और 2 और वीक और ए मंथ। तो प्लीज़ आपका सवाल जो है ये क्या कि टाइटैनिक दोबारा सतह पर आ, आई एम वेरी सॉरी, टाइटैनिक अभी तक दोबारा सतह पे नहीं आया। जो मैंने किताबों में पढ़ा है। नो सर्वाइवर्स, नो सर्वाइवर। सर उसमें सबका नुकसान है। सर मैं यानी वो तमाम लोगों का नुकसान है जो इस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इसके लिए कुर्बानियां दी हैं, अपनी ज़िंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा दिया है, जवानियां दी हैं अपनी। सर ये शिकवा तो फारूक सत्तार ने भी किया ना कि लंदन से अलग होने के बाद हम ऐसी तवक्को कर रहे थे कि पार्टी जो है वो कहीं बेहतरीन सूरत हाल में जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। टेबल पे इट इज़ नॉट पॉसिबल। और टेबल पे बैठा सकता है इनको, वो अपना सकते हैं। ठीक है नवीद साहब, इफ्तिखार साहब वाली बात ही है, फिर क्या टाइटैनिक पर फिल्में बनेंगी, कहानियां लिखी जाएंगी, या फिर रिवाइव करेगी MQM? देखो, पोटेंशियल तो पूरी तरह से मौजूद है। हमने देखना ये है कि MQM का स्ट्रक्चर क्या है, सारी बात उसी पर चलेगी। इस तंजीम का नारा ये था कि मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, तो ये फोकस हो गया एक शख्स पर। उसके बाद ये महाजरों के हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी, बाद में उसको मुत्तहिदा का नाम दिया गया। लेकिन हमने देखा कि जब इन्होंने किसी पंजाबी को रुकने सेनेट या रुकने कौमी असम्बली बनाया, किसी सिंधी को रुकने सेनेट या रुकने कौमी असम्बली बनाया, किसी पख्तून को यह मौका दिया, उसके बावजूद ये महदूद रही महाजर कम्यूनिटी तक। अब वहाँ सूरत हाल ये है कि महाजर वोटर है वो जुड़ा हुआ है अभी तक MQM के साथ। MQM के मुख्तलिफ हिस्से बुखरे हो गए, -1 उस वक्त ये चीज़ सामने आई। तो फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब को लाया गया और उन्हें मौका दिया गया, पाक सरजमीन पार्टी बनी। कराची में अचानक वो आए, अनीस कायम खानी भी उनसे जहाँ मिले और उसके बाद पता लगा पता नहीं क्या एक्टिविटी होने लगी हैं, लेकिन वो चल नहीं पाए, वोटर जुड़ा हुआ था। अब कराची जो है आबादी के लिहाज से पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है दुनिया में, पूरी दुनिया में इतने पख्तून है वहाँ। MQM डिसफंक्शनल हो गई, दूसरा वोट एक तरफ हो गया, फिर वहाँ PTI को मौका मिला। लेकिन आज भी ये आलम है कि जो महाजरों के हल्के हैं वहाँ कॉल देते हैं कि आपने वोट डालने नहीं जाना, तो वोटिंग की शरह बहुत कम हो जाती है। MQM वोट जो है वो दूसरी तरफ चला जाता है। फिर 5-10% वो लोग होते हैं जो कहते हैं कोई ना कोई एक्टिविटी तो होनी चाहिए ना, वोट ज़ाया क्यों करें, हम जाकर डाल दें जो मैदान में है वो उसको डालने चले गए। तो तंजीम मौजूद नहीं है जी। MQM के अंदर पूरी पोटेंशियल है। मैं आपको एक तजर्बा भी बताता हूँ, बात खत्म हो जाएगी। मैं तो ये भी कहूँगा वैसे ही मौका दिया जाना चाहिए पाकिस्तान की सियासत में पार्टिसिपेट करने का, जिस तरह बाकी सियासत। मैं आपको एक अमली बात बताता हूँ। मैं जब कराची जाता हूँ तो मैं बतौर तालिब इल्म किसी शहरी से पूछता हूँ कि क्या सूरत हाल है। वो शुरू किसी और तरफ से होता है, जब थोड़ा सा खुलता है तो एंड में आके वही कहता है कि हम तो MQM के साथ हैं। ठीक है जावेद साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगी, फारूक सत्तार ने काफ़ी शिकवे किए हैं, जिनमें से उन्होंने एक बात ये भी की है कि हो सकता है कि MQM में सियासी बसीरत की कमी हो या फिर तंजीमी बहरान हो। आप क्या समझते हैं?
मैं समझता हूँ सबसे पहले तो उन्हें अपने आप के गिरेबान में देखना चाहिए कि पिछले 20-25 साल से वो सिर्फ इक़्तिदार में हैं। उन्होंने इक़्तिदार में रह के MQM ने कराची वालों के लिए किया, क्या किया, ये है क्वेश्चन। जो माजी की MQM और आज की MQM में दूसरा फ़र्क क्या है? पहला फ़र्क ये है कि माजी की MQM बंदूक की, ताकत की, बंद बोरी की, लाशों की सियासत करती थी, बदमाशी की सियासत करती थी, बंदूक की नोक पे वोट डलवाती थी। उस MQM में और आज की MQM में ये फ़र्क है दूसरा। अब उनको ये बात समझ आनी शुरू हो गई है अवाम को कि ये पिछले 25 साल से इक़्तिदार में हैं, हमारे नाम का वोट लेते हैं, लेकिन हमारे नाम के वोट के साथ खुश बिलियनर बनते जा रहे हैं। आज भी हम वही टूटी सड़कों पे चल रहे हैं, ना ट्रांसपोर्ट का निज़ाम ये अरेंज कर सके, ना हमें नौकरियां दिलवा सके, और ना यहाँ तक के साफ पानी तक मुहैया कर सके। ये है MQM की परफॉर्मेंस जो 25 साल की है। आप इस बैगेज के साथ जाके जब अवाम पे जाएंगे, अवाम के पास जाएंगे, तो अवाम आपकी फिर बात क्यों सुनेंगे, और सुननी भी नहीं चाहिए। जो सिचुएशन है 25 साल से ये किसी ना किसी शक्ल में, किसी ना किसी हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये अटैच हो जाते हैं। और करते क्या है, कंडीशंस, हमें पोर्ट और शिपिंग दे दो, इतनी प्रोविंशियल मिनिस्ट्री दे दो, इतनी फेडरल मिनिस्ट्रियां दे दो, सिर्फ दिहाड़ियों के लिए। अवाम के लिए क्या किया है, जिसके मुंतखब वोटों पर आकर आप कराची के नाम पर हुकूमत को और सबको ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन अब दोबारा पॉलिटिकल स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अब पॉलिटिकल स्ट्रगल करने के लिए उनको टक्कर अब PTI से है। PTI भी अब अवामी पार्टी बनती जा रही है, कराची में पॉपुलर पार्टी बनती जा रही है। ये बात अब समझ आ जानी चाहिए। और आने वाले वक्त में जो सवाल MQM से मुताल्लिक है, मैंने वही बात कर रहा हूँ ना, MQM के साथ आप कोई आइसोलेशन में, ओ भाई आइसोलेशन में तो ओ ठहर जाए, आइसोलेशन में नहीं आप बात कर सकते। लेकिन अब तो अफसोस का इजहार कर रही है। आप अफसोस कर रही होंगी, अब PTI तो अफसोस का इजहार नहीं कर रही, PTI की तो बात ही नहीं कर रही ना MQM को अफसोस तो उन्हें अपने कामों से होना चाहिए, अपनी परफॉर्मेंस से होना चाहिए, उनको तो शर्मिंदा अपनी आवाम से होना चाहिए, जिनके नाम मैं मुस्तकबिल करीब में MQM की वापसी नहीं देख रहा। वही 4-6 सीटों के साथ चलेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि आप अगले पॉइंट पे जाएं, मैं एक बड़ी अहम अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि उमर सरफराज चीमा से पंजाब हुकूमत के तर्जुमान का ओहदा वापस ले लिया गया है। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा हैं, उनको पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब का तर्जमान मुकर्रर कर दिया गया है। मैं आपको ये बताऊं, MQM को हर पार्टी ने यूज किया है। MQM खुद यूज हुई है, किसी पार्टी ने नहीं सर, आई वाज देयर इन दैट मीटिंग एट द इंटरकॉन्टिनेंटल। किसी हुकूमत में, मुझे बताएं एक सेकंड, किसी हुकूमत में बगैर मिनिस्ट्रियों के साथ गए ये? कौन? ओ सर मिनिस्ट्री छोड़ दें, क्यों छोड़ दें सर? दसो नानो बात, सर सियासत देखें, सुने, MARD की मीटिंग के अंदर सब बैठे थे, पीपल्स पार्टी ने मोशन रेज किया, नो मौलाना फजलुर रहमान ने रेज किया, सब ने सेकंड किया, और MQM को टेररिस्ट करने, मैं सिर्फ इसको यूज किया। आप जब इक्तदार में हैं तो फिर इक्तदार में, ठीक है, ये सियासी बहस तो किसी जगह पर खत्म नहीं होने वाली। मेरा ये ख्याल है, जो मैंने सुना था, जो खातून ने बताया था, सवाल था क्या MQM रिवाइव कर पाएगी, ये सवाल था। इस पे सर अवाम चांस देंगे ना, अभी हम अवाम के पास जाएं, बात करेंगे कि खेल के मैदान में क्या गहमा गहमी जा रही है। आप साथ रहिए। भारतीय टीम एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये कहा गया है BCCI की जानिब से, जिस पर PCB ने ACC को ख़त लिख दिया है। लेकिन पीजे मीर साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आती हूँ, आप क्या समझते हैं कि भारत ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार किया, ये रवैया किस तरह से आप देखते हैं? ये बहुत नेगेटिव है। सारे प्लेयर्स, वेल अभी तो इतने नहीं है, लेकिन जो मैनेजमेंट में है, मैंने सारों के साथ क्रिकेट खेली हुई है और इनसे बातचीत भी होती रहती है। दे ऑल वांट टू कम एंड प्ले इन पाकिस्तान। BCCI उसकी मजबूरी है, वो BJP के अंडर है और BJP बेसिकली उसको कंट्रोल करता है। आपने देखा नहीं, आपके म्यूजिशियंस राहत फ़तेह अली और दूसरे गए इंडिया और उन्होंने उनके साथ क्या सलूक किया है। ये BJP एक बड़ी एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको ब्लैकबॉल किया इस टूर को। अब आप मुझे बताओ,
हम यूरोपियन कॉन्टिनेंट में नहीं हैं, हम ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट पे नहीं हैं, हम एशियन कॉन्टिनेंट पे हैं। ये एशिया कप है, आप दुबई खेलते हो एक दूसरे के साथ, और कितना अच्छा एटमॉस्फेयर। लुक एट द एटीट्यूड ऑफ विराट कोहली, लुक एट द एटीट्यूड ऑफ हमारा वो फास्ट बॉलर बाबर एंड अफरीदी, कितने प्यार से मिलते हैं। और यहाँ वो कहते नहीं, ये प्लेयर्स का कसूर नहीं है, ये बीजेपी का कसूर है। और जो कि हम कहते हैं कि क्रिकेट डिप्लोमेसी लेके आओ, हमारे प्रेसिडेंट भी गए, मैं खुद गिलानी साहब के साथ एक दिन के लिए अपना इफ्तिखार मोहाली गया मैच देखने के लिए, जहाँ ये आई थी सोनिया गांधी आए थे, मनमोहन सिंह आए थे, चीफ मिनिस्टर्स आए थे। इट वाज अ गुड एटमॉस्फेयर एंड वहाँ बातचीत भी होती रही। तो अगर आप ये दरवाजे बंद कर दोगे तो आप एनिमोसिटी दुनिया के अंदर लाओगे। सारी दुनिया की मुल्क के टीम्स आ रहे हैं, अगर आप टेररिस्ट की बात कर रहे हैं, टेररिज्म की, सारे आके यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या इंडिया को अनोखा है? मैं समझता हूँ जितना कोई रीजन ही नहीं दिया जी। और जितना प्यार और मोहब्बत मैं समझता हूँ इंडियन टीम को पाकिस्तान में मिलेगा, उस इंडियन टीम को कहीं भी नहीं मिलेगा। लेकिन अफसोस कि इंडिया इस वक्त हॉस्टेज है टू टेररिस्ट। जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि ऐसा रवैया भारत की जानिब से क्यों किया जा रहा है? देखिए, पहली चीज़ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ये समझता है कि अगर पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान सर पहले तो ये बता दें, आप ये समझते हैं कि भारत ये समझता है? मैं ये समझता हूँ कि भारत ये समझ रहा है कि अगर हम पाकिस्तान में आए और हार गए तो बड़े बेइज्जत होंगे सर। और ये मैंने ट्वीट किया। अच्छा, तो मुझे बस इतनी समझ आती है क्यों। और दूसरा उसकी ऑल द मोर पॉलिटिकल रीजंस है। बीजेपी है, वो उनकी पॉलिटिकल हुकूमत है, वो 2007 से इसी रवैये पे चल रही है। लेकिन वो इस बात को समझने से कासिर हैं कि अगर वो वाकई ही पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं तो क्रिकेट एक वाहिद गेम है जिसके ज़रिए तमाम रास्ते खुलते जाएंगे। एक तरफ आप कहते हो कि आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करो, ट्रेड खोलो, बाकी काम करो, ताल्लुकात इस्तवार करो, तो बातचीत होगी, तो बाकी मामलात भी सेटल हो जाएंगे। तो उन बातचीत को शुरू करने से पहले तो सबसे पहले क्रिकेट आ जाती है। और जब हम उनको वेलकम करने को तैयार हैं तो आपको मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और दूसरा देखें, वो एक पावरफुल बॉडी है, 80% आईसीसी का जो फाइनेंशियल कंट्रोल उनके पास है। आईसीसी फारग है, बिल्कुल होम्योपैथिक टाइप, आखिरी बात होम्योपैथिक टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई रोल नहीं है, वो अपने पैसे के जोर पे वो डिक्टेशन देते हैं। इफ्तिखार साहब, माजी में हमने देखा कि जो सियासी रहनुमा हैं दोनों ममालिक के, इकट्ठे भी खेल के मैदानों में जाते रहे, लेकिन अब तो ये वो मौका भी हाथ से गंवा रहे हैं। हिंदुत्व का जो नारा है, जो उसको लीड कर रहा है, उसने उस मुल्क के सेकुलरिज्म को दफन कर दिया। और ये भी उस सेकुलरिज्म के दफन होने की एक निशानी और है। बस मुझे इतना कहना है। सर यानी हिंदुस्तान ने अपने आइन को पामाल किया, ये उनका दावा है। देखो, एक सेकुलर स्टेट उसको किसके, जब ये 1980 में जब इंडिया और उसका मैचेस हो रहे थे हिंदुस्तान के, आसिफ इकबाल वगैरह खेल रहे थे, आप यकीन करें लोग, उसके लिए टीवी नहीं था, लोग चिपक गए थे अपना वो ट्रांजिस्टर्स के साथ, रेडियोज़ के साथ। ये आदमी हिंदुइज़्म का हामी है। इसने उस मुल्क का जो सेकुलर एक नाम था, जो सेकुलर कॉन्सेप्ट था, जो सेकुलर सोच थी, जो सेकुलर निशानी थी, उसके ताबूत में ये कील ठोंक रहा है। रोज एक आधी कील इसके हाथ में होती है और हथौड़ी होती है, ये कील ठोंकता जा रहा है। 2006 से शुरू किया। यस मुनीज़ा, एक और बात सर, वी हैव अ वेरी शॉर्ट टाइम। सर वक्त मुख्तसर है, मुझे नवीद साहब की राय लेनी है। नवीद साहब, पाकिस्तान ने पीसीबी ने खत लिख दिया एसीसी को, आपकी नज़र में क्या ये मुअस्सर इक़दाम उठाया गया है या इसका जवाब और भी बेहतर हो सकता था? मेरे ख्याल में मुअस्सर इक़दाम है और इस तरह के जो मज़ीद स्टेप्स है वो लिए जाने चाहिए। ज़ाहिर है इंडिया गलत काम कर रहा है, तो हमें तो चाहिए कि तमाम जो कंसर्न बॉडीज़ हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी तक वहाँ तक आवाज़ पहुँचाएँ। लेकिन हमें देखना ये होगा कि ये कोई ऐसा ट्रैप तो नहीं कि हम कहें कि जी हम बहुत सख्त जवाब देंगे, वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? हमारी टीम जो है दुनिया की बेहतरीन टीम है, हमारे बैट्समैन, हमारे बॉलर, हमारे फील्डर जो हैं वो माने हुए प्लेयर्स हैं दुनिया के। रिजवान तो गालिबन नंबर 1 है इस वक्त, और बाबर आजम, इस तरह हमारे जो बॉलर हैं शाहीन अफरीदी, बाकी सारे अच्छे मतलब प्लेयर्स हैं। तो हमने ट्रैप नहीं होना। अगर वो ये समझ रहे हैं कि हम इनको गुस्से में ले आएंगे, इश्तियाल में ले आएंगे, हम बाइकआउट करते हैं एशियन क्रिकेट कप का
और ये बाइकआउट कर दें वर्ल्ड क्रिकेट कप का भी। आप कौन है? आप अगर टूर्नामेंट में नहीं आते तो आप ना आए, हम हमारी टीम है, हम खेलेंगे, हम वर्ल्ड कप जीतेंगे भी इंशाल्लाह और पार्टिसिपेट। मुनीज़ जाने से पहले इनकी एक बहुत ज़रूरी बात है। जी। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स और टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इन द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यू मे बिलोंग टू एनी अदर रिलीजन और कास्ट और क्रीड, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट। हम सर, ये कहते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन रमीज राजा ने भी एक बात की। उन्होंने ये कहा कि इंडिया इज़ नॉट एवरीथिंग, पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन वैल्यू। और इस प्रोग्राम का अख्ताम हम इस बात पर करेंगे कि खेल के मैदान में सियासत को नहीं धकेलना चाहिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।